नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। भारत जोड़ो यात्रा को अब सिर्फ 17 दिन और बचे हैं और कांग्रेस पार्टी ने अब चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया है। कल पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और आज राहुल गांधी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। पहले हम खड़गे के पत्र की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह 30 जनवरी को खत्म हो रही यात्रा के में समान विचारधारा वाले दलों से शामिल होने की अपील की गई है। ध्यान देने की बात यह है कि समान विचारधारा को लेकर कांग्रेस ने क्या परिभाषा तय की है। शिवसेना को न्योता दिया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पूछा तक नहीं गया। जम्मू कश्मीर में सारी पार्टियों को बुलाया गया, गुलाम नबी आजाद को नहीं बुलाया गया जो कल तक कांग्रेस में ही थे। असम में जिन बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था उनको चिट्ठी नहीं गई। ओवैसी को कोई पत्र नहीं गया। आंध्रा से जगन मोहन रेड्डी को नहीं बुलाया। तेलंगाना से वाईएसआर को नहीं बुलाया। ओडिशा से नवीन पटनायक का पत्ता कटा। अखिलेश यादव को बुलाया था, उन्होंने खुद इनकार कर दिया। मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। लेफ्ट और ममता बनर्जी दोनों को बुलाया है। सवाल है कि दीदी को बुलाकर हासिल क्या होगा। बंगाल के बाहर ममता कुछ कर नहीं सकती और बंगाल में कांग्रेस की मदद करके क्या वो अपनी ताकत कम करेंगी। राहुल गांधी ने जनता के नाम जो खत लिखा उसमें वही सारी बातें हैं जो वो कई दिनों से कह रहे हैं। कांग्रेस इस खत को लेकर गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक, घर-घर ले जाने का दावा कर रही है। सवाल यह है कि क्या पार्टी के पास वो काडर है जो ये काम कर पाएगा। यह तो बात हुई पॉलिसी की। अब डेटा के हिसाब से राहुल गांधी विपक्षी एकता और उसके सामने मोदी को रखकर सीटों के गणित को समझते हैं। देश में 86 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। यहां कोई तीसरी पार्टी नहीं और यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव में 95% का था। इन 86 सीटों में से बीजेपी 82 सीटें जीती। 251 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए और यूपीए की सीधी टक्कर होती है। खेमे साफ बंटे हुए हैं और यहां एनडीए 149 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट था 59%। और इसके अलावा देश में 191 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के सामने कोई एक फोर्स नहीं है। तमाम पार्टियां हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ती हैं और इन 191 सीटों में से बीजेपी 59% के स्ट्राइक रेट के साथ 113 सीटें जीत करके आई। तो यह डेटा बताता है। आज कुरुक्षेत्र में हम यह डेटा सामने रखकर राहुल गांधी की फॉरवर्ड प्लानिंग को डिकोड करेंगे, जिसमें भारत जोड़ो के नाम पर जनता को खत लिखा गया और पार्टी जोड़ो के एजेंडे पर अपनी सुविधा के हिसाब से पिक एंड चूज करके 21 दलों के नेताओं को बुलाया गया। इसमें समान विचारधारा की क्या डेफिनेशन डिसाइड हुई है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको हम बताते हैं कि यह समान विचारधारा वाला नेता, ये नेता क्या कह रहे हैं। इनमें से एक है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को पत्र गया था। अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि हम कोई मोर्चा बने इसके तो साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से, राहुल गांधी की पार्टी के साथ हमारा कोई मेल नहीं। उनका एजेंडा अलग है, हमारा अलग। हमारी पार्टी उस पदयात्रा में शामिल नहीं है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमारी पार्टी के कार्यक्रम, सिद्धांत, नीतियां अलग हैं, इसलिए हम उस पार्टी के आंदोलन के साथ नहीं हैं। जो भी देश में समीकरण बनाएगा उसके साथ हम हैं। कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जी वो प्रयास कर रही हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो प्रयास कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। तो समय समय पर विपक्ष एक हो उसका प्रयास लगातार चल रहा है। हम सबके साथ हैं और कोई ना कोई ऐसा गठबंधन, फ्रंट या पॉलिटिकल पार्टी का समूह बने जिसके साथ हम लोग हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रंट बनाने की कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसमें केसीआर का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम लिया, ममता बनर्जी का नाम लिया, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रयास कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से हो रहे हैं उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, उनके विरोधी, कि इस यात्रा के जरिए दरअसल वो अल्पसंख्यक मतों को, अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो एकमात्र विकल्प बनना चाहते हैं देश के माइनॉरिटी वोट के लिए। और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कुछ जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी आजकल जो काफी हद तक आध्यात्मिक बातें करते हुए दिखाई देते हैं उस पर एक तंज कसा। ना नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है। मैं अपने आप को मार दिया,
मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर? नहीं मालूम, शायद उनके पास मौकिला होंगे उनके, नहीं मालूम, मेरे कहने तो नहीं है, मगर ये कांग्रेस का हाल है। तो कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी भी। संभली हुई भाषा में अखिलेश यादव भी कुछ कह रहे हैं और बहुत कुछ कह दे रहे हैं, ये कहकर कि उनका हमारा मेल नहीं है, हम उस पदयात्रा में नहीं जाएंगे, हमारे सिद्धांत अलग हैं, उनके सिद्धांत अलग हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जहां यात्रा के जरिए लोगों से जोड़ा जाए, वहीं इस तरीके से चिट्ठी भेजकर, नेताओं को न्योता देकर, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कराकर पार्टियों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयवीर शेरगिल जी, भारतीय जनता पार्टी से। जयवीर जी स्वागत है आपका। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, रोहन जी का स्वागत है। वारिस पठान जी AIMIM से, वारिस साहब स्वागत है आपका। और प्रदीप सिंह जी जाने माने पत्रकार हैं, प्रदीप जी आपका स्वागत है। आज की चर्चा प्रदीप जी से करते हैं। प्रदीप जी, अभी कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब आज अखिलेश यादव जी ने दे दिया, उनको भी चिट्ठी गई थी। बाकी ओर से अभी कहीं कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन हमने देखा है कि खासकर उत्तर भारत में और यूपी के नेताओं ने यात्रा में ना जा करके कुछ ना कुछ बहाना बना करके अपनी बात कही थी। अभी असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से तंज करके, मजाक उड़ा करके कांग्रेस पार्टी का हाल बयां किया, वो अलग बात है। राहुल गांधी अब देश के नाम सीधी चिट्ठी लिख करके अपील कर रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अब मैं शुरू कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और उसमें आप जुड़िए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनका ये अगला अभियान, इन दोनों को आप कितना गहरा पहुंचते हुए देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है सौरभ जी कि कुल जो प्रयास है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का, जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो बाकी विपक्षी दलों से कह रहे हैं कि आइए हमको मजबूत कीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। इस प्रक्रिया में अगर आप कमजोर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये घाटा बर्दाश्त कर लीजिए। तो राजनीति में इस तरह का सौदा चलता नहीं। राजनीति में गठबंधन या साथ वहीं चलता है जहां सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो, यानी दोनों का परस्पर लाभ हो, तब तो वो गठबंधन चलता है। नहीं, किसी भी गठबंधन को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी डेमोक्रेसी में जहां सिर्फ एक को लाभ होने की संभावना हो या हो रहा हो, वहां गठबंधन या तो चलता नहीं है या चल रहा है तो टूट जाता है। राहुल गांधी को अगर ये करना था तो अच्छा होता कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले बाकी विपक्षी दलों को, जो आने को साथ तैयार होते, उनसे कहते कि हमारी यात्रा में आप अपनी यात्रा लेकर जुड़िए। हम इस राज्य में ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप वहां से एक यात्रा लेकर आइए और हमारी यात्रा में जुड़िए। आपके लिए भी फायदेमंद होगा, हमारे लिए भी। तो ये होता, तब आज जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसका असर आप दूसरा देखते। आज जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी की बहुत ज्यादा रुचि होगी। जो अखिलेश यादव ने बात कही, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस के नेतृत्व में किसी गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। इस यात्रा का मेरी नजर में मकसद ये था, दो मकसद थे। एक, राहुल गांधी की छवि को बदलना, और दूसरा, जब विपक्षी एकता की टेबल पर, हाई टेबल पर राहुल गांधी बैठे तो बाकी विपक्षी दल जो खासतौर से रीजनल पार्टीज ही हैं, वो उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार दिखे। वो तैयारी अभी दिखाई नहीं दे रही है। वो तैयारी तभी दिखाई देगी जब आपके पास देने के लिए बाकी लोगों के पास के लिए कुछ होगा। तो अगर आप किसी दूसरी पार्टी के वोट बढ़ा सकते हैं, उनकी सीटें उनके राज्य में जहां वो मजबूत है वहां बढ़ा सकते हैं, ये अगर आपकी ताकत है तो निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे। लेकिन आप ये चाहें कि लोग आकर सिर्फ आपकी सीटें बढ़ाएं, आपकी लोकप्रियता बढ़ाएं, आपका जनाधार बढ़ाएं, आपको फायदा पहुंचाएं, आपको नेता बनाएं, तो ये मुझे लगता है थोड़ा अव्यवहारिक बात है जी। हालांकि अब देखिए 30 जनवरी को क्या नतीजा आता है, अलग बात है। इस तरह के जो है कार्यक्रम पहले भी हुए हैं, हमने बंगाल में भी देखा, कोलकाता में 2019 से पहले, उसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में, बेंगलुरु में भी देखा था। उसके बाद उसका क्या नतीजा हुआ सबको पता है। तो ये मुझे लगता है कि उल्टी दिशा में चल रहा है। जो पहले करना चाहिए था वो बात जी, ठीक है। तो ये इसका नतीजा कोई बहुत अच्छा निकलने वाला है, जो पहले नहीं था, जो पार्टियां। रोहन जी आपकी बात का जवाब देंगे प्रदीप जी। वैसे अगर बात की जाए कि राहुल गांधी के साथ साथ इस वक्त कौन से नेता चलने को तैयार हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं वैसे इस वक्त जो राहुल गांधी के साथ आपको एक मंच पर नजर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। इस यात्रा में भी कुछ लोग जुड़े। आप दक्षिण से शुरू करें तो स्टालिन है डीएमके के, वो राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनका अलायंस भी है तमिलनाडु में। केरल में और बंगाल में लेफ्ट उनके साथ चल रहा है। कर्नाटक में जेडीएस जो है वो राहुल गांधी के साथ है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट शिवसेना का, इसके अलावा नेशनल एनसीपी वो उनके साथ है। बिहार में आरजेडी जेडीयू, कश्मीर की दोनों अपोजिशन पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी उनके साथ है। तृणमूल कांग्रेस को लेकर के अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता कि ममता बनर्जी आखिर क्या रुख रखती हैं। उन्होंने खुलकर कुछ ऐसा एंटी तो नहीं बोला है इसके बारे में। एक कमेंट प्रदीप जी कह रहे हैं, उसके बाद रोहन जी के पास आता हूं जी। मैं ये कह रहा हूं जितने पार्टियों का आपने नाम लिया उसमें एमके स्टालिन और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इन दो को छोड़कर किसी पार्टी का बड़ा नेता यात्रा में शामिल नहीं हुआ। महाराष्ट्र में यात्रा चली तो उद्धव ठाकरे नहीं आए, उन्होंने अपने बेटे को भेजा। शरद पवार या अजीत पवार नहीं आए, उन्होंने जो है शरद पवार ने अपनी बेटी को भेजा। इसी तरह से आप देखिए कि कोई बड़ा नेता इस पूरी यात्रा में इन दो नेताओं की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज, उनकी बात कर रहा हूं, जो यूपीए में है, तेजस्वी यादव नहीं गए, नीतीश कुमार नहीं गए, तो जो साथ हैं उनमें भी कोई कुछ तो रिलक्टेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि जो लोग अभी यात्रा में शामिल होने में ही इतने अनमने दिखाई दे रहे हैं, वो जब राजनीति में आगे, जब चुनाव की राजनीति की बात आएगी, जब सीटों की बात आएगी, चुनाव लड़ने की बात आएगी, तब वो आखिर क्यों अपनी जगह क्यों देंगे कांग्रेस पार्टी को? रोहन गुप्ता जी इस बात का जवाब दे। रोहन जी, प्रदीप जी का कहना है कि दो उद्देश्य थे, छवि बदलना राहुल जी का और साथियों को लाना। उनके हिसाब से पहले में शायद कुछ कामयाबी है, दूसरे में बिल्कुल नहीं। चलिए सौरभ जी, कुछ तो कामयाबी मानने की शुरुआत हुई है। देखिए, राहुल जी ने जब ये यात्रा शुरू की, सौरभ जी, काफी डिबेट्स हुई। पहले मुझे ही सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या राहुल जी पूरी यात्रा खत्म करेंगे, आप बताइए, आप यहाँ पे प्रॉमिस करके जाइए। सारे हर रोज सवाल बदलते जा रहे हैं और यही ये यात्रा की सफलता है। राहुल जी ने बोले बिना एक मैसेज स्ट्रांग दिया कि अपनी रेखा को बड़ी करके दूसरे की रेखा को छोटी कैसे करना। और इस यात्रा की जब शुरुआत हुई सौरभ जी, 3 मुख्य मुद्दे थे। जो नफरत का जो माहौल भाजपा ने फैलाया है पूरे देश में, जिसके कारण जो जनता के मुद्दे वो छिप जाते थे, उसको जनता के मुद्दों पे बात करना, महंगाई की बात है और बेरोजगारी की बात, एक क्लियर कट एजेंडा के साथ में राहुल जी ने इस यात्रा को शुरुआत की। काफी लोग, आपने ही नाम दिया कि इतने सारे नेता जुड़े, इतनी सारी पार्टियां जुड़े। हम किसी को कोई कंपलसरी ये नहीं कह सकते कि हर नेता को या हर पार्टी को जुड़ना है। किसी लोगों के कंपल्शन होते हैं, जैसे राहुल जी ने कहा मजबूरी होती है, वो नहीं जुड़ सकते, वो उनकी चॉइस है, उसके ऊपर हम लोग बोल नहीं सकते। मुद्दा क्या है कि आज इतने दिनों के बाद यात्रा सेंटर स्टेज पे है और एक नेगेटिव एजेंडा के बिना यात्रा जिस प्रकार से आगे बढ़ी और जो समर्थन मिल रहा है, आने वाले 1 साल में हम देखेंगे कि परिस्थिति किस प्रकार से बदल रही है। इस साल काफी स्टेट्स में चुनाव है, उसके ऊपर इस यात्रा का असर पड़ेगा। माहौल जो बदल रहा है सौरभ जी, आज यात्रा की चर्चा क्यों हो रही है कि देश में यह पहली बार हो रहा है कि जो नेगेटिव नैरेटिव के ऊपर भाजपा चल रही थी, आज उसको लग रहा है कि पॉजिटिव नैरेटिव उस नेगेटिव नैरेटिव पे भारी पड़ रहा है। और इसमें सिर्फ यात्रा का कमाल है, जिस प्रकार से राहुल जी और सारे कांग्रेस के वर्कर, नेता, लोग जुड़े हैं, हर तबके के लोग जुड़े हैं, जुड़ के इस यात्रा को, सब ये जनता की आवाज, ये देश की आवाज है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस आवाज को भाजपा चाह के भी दबा नहीं पाएगी। ठीक है। और जो भी पार्टी चाहती है कि देश को नफरत से बचाया जाए, देश को एकता के माहौल में लाया जाए, देश को प्यार के माहौल में लाया जाए, भाईचारे के माहौल में लाया जाए। जी देखिए, आपकी यात्रा का जो भी सामाजिक या पॉलिटिकल मैसेज हो, वो जनता में कितना जा रहा है, नहीं जा रहा, इसका तो आंकलन जब किया जाएगा तब होगा। ये बात जरूर है कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो राहुल गांधी ने शुरू की है और इसकी चर्चा हो रही है, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन अब इसका असर कितना और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा आपके लिए, ये भी नहीं कहा जा सकता। सवाल ये है कि इसका आपको राजनीतिक लाभ कितना होना है। अगर आपको मोदी सरकार को हटाना या विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो आपको वोट लाने पड़ेंगे। अब मैंने एक आंकड़ा दिया शुरुआत में, फिर रखता हूं आपके सामने। देश के अंदर 86 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां आपका और कांग्रेस बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला है। 86 सीट्स, कोई तीसरी पार्टी नहीं है इनमें। और 82 सीट्स जीती 2019 में भारतीय जनता पार्टी, 95% सीट्स जीती। आपको सबसे पहले तो उनमें से कुछ सीटें वापस लेनी पड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी अगर अपने दम पर बीजेपी को नहीं हरा पाएगी तो अलायंस का या किसी और गठबंधन में सीटें लेकर के लड़ने का कोई मतलब नहीं है।
सौरभ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया और यही हमारा उद्देश्य है कि जहां पे भाजपा से डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस पार्टी की, वहां पे किन मुद्दों पे भाजपा चली जाती है। आप किसी भी राज्य को देख लीजिए, मैं भी हूं गुजरात से हूं, या जो भी राज्यों में भाजपा को जो समर्थन मिला है, आप कौन से मुद्दे पे भाजपा चुनाव लड़ती है आप देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए 2019 में जी। तो यही मुद्दों को तो भारत जोड़ो यात्रा हरा रही, इसी मुद्दों को तो पीछे छोड़ रही। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी पार्टी की सरकार हो, जब आप जनता के पास जाते हैं, आपने जो काम क्या किया, आपके जो वादे थे, आपकी क्या विफलताएं, आपकी क्या योजना है, उसके नाम पे वोट मांगिए, भले कांग्रेस हो। ये बात तो आप 14 से कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए 2014 में 2019 में दोनों बार इन्होंने सीधी टक्कर में आपको 95% से ज्यादा से मात दी है। आप कह रहे हैं 2024 में ये बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि जो माहौल बदल रहा है, गेम नैरेटिव का होता है सौरभ जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है। नैरेटिव अगर बदल गया, जनता को ये मालूम चल गया कि नहीं, ये जो हमको लड़ा के वोट लिया जा रहा है वो गलत है, हमको हमारे चलिए ठीक, आप कह रहे हैं नैरेटिव बदल गया, इसलिए इस बार नतीजा भी बदलेगा। जवाब दीजिए जयवीर शेरगिल जी, उसके बाद वारिस जी में आता हूं। जयवीर जी, वो कह रहे हैं नैरेटिव बदल गया देश का। सौरभ जी नमस्कार। सबसे पहले आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने मित्र रोहन को सुन रहा था और मुझे वो कहावत याद आ गई, राजा ने बोला रात है, रानी ने बोला रात है, संतरी ने बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। राजनीतिक तराजू में, सामाजिक तराजू में, चुनाव के तराजू में तोला जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से ये स्पष्ट हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा से ना तो इनके साथ वोटर जुड़ रहा है, ना तो विपक्षी दल जुड़ रहे हैं, ना तो समाज जुड़ रहा है। मैंने आपके शो पे पहले कहा था, भारत जोड़ो यात्रा माननीय श्री राहुल गांधी को व्यस्त रखने का उनके दरबारियों द्वारा आयोजित किया गया एक बहुत बड़ा पीआर स्टंट और एक्सरसाइज है। मैं अब कुछ सीधा ही तथ्यों पे आ जाता हूं। पहले तो ये विपक्षी एकता, जो कहते हैं, अंग्रेजी की कहावत है, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, जो 21 विपक्षी दलों को और उससे पहले 18 फ्लोर लीडर्स को चिट्ठी लिखी गई थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक हताशा का जीता जागता प्रमाण है। जैसे कि पहले वक्ता ने बोला, 18 लीडर्स को जब चिट्ठी लिखी गई, सिर्फ 2 नामी लीडर आए, उद्धव ठाकरे जी और स्टालिन जी। उससे पहले आ जाइए, अभी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, विपक्षी एकता कितनी मजबूत है वो हम सबने देखा, जब ममता बनर्जी ने इनका कैंडिडेट ही नहीं सपोर्ट किया और जेएमएम ने राष्ट्रपति का कैंडिडेट सपोर्ट नहीं किया। अब सपा में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भाजपाकरण कर दिया, उन्होंने कहा ये भाजपा की टीम है। 543 सीटों में से, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, 210 ऐसी सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से आती हैं। उत्तर प्रदेश में सन 2022 में कांग्रेस 98% सीटों पे जमानत जब्त करवा गई। बिहार में वो स्टपनी है, महाराष्ट्र में वो स्टपनी है, बंगाल में उनका चुनाव में क्या हालत हुई ये हमने सब देखा। संविधान दिन में सपने लेने की इजाजत, उस पर कोई रोक नहीं है, ये ले सकते हैं। तीसरी बात, अब चुनाव ये लड़ किससे रहे हैं? जो विपक्षी दल है और जो देश देख रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो मुद्दाहीन है और दिशाहीन पार्टी हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा से केवल नफरत, देश विरोधी बातें कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है एंड इंडिया इज अ कंफ्यूज नेशन विदाउट अ विजन, वो उभर के आ रही हैं, या जगदीश टाइटलर की ताजपोशी हो रही है। उधर दूसरी तरफ लोगों ने देखा, सन 2014 से 2022 तक 52 से अधिक चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस पार्टी 47 चुनाव हार गई है। 406 कांग्रेस के नेता छोड़ के चले गए हैं। 177 विधायक और एमपी जो थे वो छोड़ के चले गए। 222 इलेक्टोरल कैंडिडेट, जो टिकट मांगने वाले कैंडिडेट हैं, वो छोड़ के चले गए। तो पहले तो कांग्रेस को खुद जुड़ना होगा, पहले देश को जोड़ने से पहले। आप कह रहे हैं कि कोई नैरेटिव नहीं बदला है कांग्रेस के पक्ष में, बल्कि कांग्रेस और कमजोर हो गई है। ये पहले अपनी फिक्र करें, उसके बाद किसी और दलों को जोड़ने की बात करें। वारिस पठान साहब के पास जाना चाहते हैं। वारिस साहब, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, ममता बनर्जी हों, केसीआर हों, नीतीश कुमार हों, अरविंद केजरीवाल हों, सबका एक कॉमन टारगेट है, वो है नरेंद्र मोदी को किसी तरह सत्ता से हटाना। इतना तो आप भी मानेंगे, ये तो हर कोई चाहता है कि भाई दिल्ली में निजाम बदलना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसके लिए कौन कौन इकट्ठा हो सकता है, कौन कौन अपना वोट पूल कर सकता है,
कौन कौन ऐसा है जो अपना दंभ, अपना ईगो किनारे पर रखकर किसी एक को चुनकर आगे कर सकता है कि यह हमारा चेहरा है नरेंद्र मोदी के सामने, इसके नाम पर हर आदमी सहमत हो जाएगा। अब ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, तय नहीं हो पा रहा। अखिलेश यादव राजी नहीं हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल किसी के नाम पर क्यों मानेंगे, ममता बनर्जी किसी से कम है क्या? अब इस सवाल का हल कैसे निकले? देखिए सौरभ भाई, जाहिर सी बात है और सबको पता भी है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने एक तरह से देश के अंदर नफरत की राजनीति फैला दी है। पूरे देश में हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति फैला दी है। संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान को मानते नहीं है। तो हमारा एक ही मकसद है, हम चाहते हैं कि चुनाव लड़कर बीजेपी को हराया जाए। किसी भी तरह हमको बीजेपी को हराना है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने पहले भी कहा था कि चलिए, अगर आप लोगों का इंटेंशन है, आप भी आइए हमारे पास, हम कांधे से कांधा मिलाइए हमारे साथ, हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। मगर इनके पास एरोगेंस है, ये एरोगेंस के अंदर अपना काम खराब करते जा रहे हैं और एरोगेंस के अंदर ये चलते जा रहे हैं। इसीलिए कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने जाइब लेते हुए राहुल गांधी पे कहा। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था राहुल गांधी की, मैंने उसको मार डाला, अपना नाम लेते हुए कहा मैंने उसको मार दिया, मैं जो हूं वो मैं नहीं हूं, आप जिसको देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं उनके ख्याल में नहीं हूं। अब इतना मैं नहीं हूं, मैं नहीं तो आप कौन हैं? तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने क्या क्या, आप जिन हैं जो चल रहे हैं। अब आप चलिए, ये आपका इंटरनल मैटर है, पार्टी का मैटर, लेकिन अगर वाकई में सीरियस अगर ये होते तो आते हमारे साथ। आज देश असद ओवैसी साहब को देखता है कि एज अ वो वाहिद एक आदमी है जो माइनॉरिटी के हक के लिए बात करते हैं। फिर चाहे ट्रिपल तलाक का मसला आ जाए, शरीयत के अंदर मुदाखलत का मसला आ जाए, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो वारिस साहब, एक बात मुझे बताइए, ये पूरे देश के अंदर 450 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी है, ये आपके पास क्यों आएंगे? आपके पास कुछ है देने के लिए तो आप आएंगे ना इनके पास? नहीं देखिए, लड़ेंगे, आएंगे नहीं आना पड़ेगा, आएंगे लड़ने के लिए सौरभ भाई। और सुन लो, मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा। बिहार, कर्नाटका में लड़ेंगे, राजस्थान में लड़ेंगे, और बिहार में अब तक तो सिर्फ सीमांचल में थे, जरूर लड़ेंगे, वहां अररिया में लड़ेंगे, पूर्णिया में लड़ेंगे, जहां जहां जगह है वहां पर लड़ेंगे हम चुनाव, और पूरी तरह से। और हमको यकीन भी है, देखिए सौरभ भाई, आज तक वहां पे किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। ये बस लोगों ने वोट दे दिया, आरजेडी को दे दिया, कभी कांग्रेस को दे दिया, लेकिन आज एक विकल्प के तौर के ऊपर हम वहां जाएंगे, बिहार में भी, कर्नाटका में, राजस्थान में, और लड़ेंगे। और पिछली मर्तबा आपने बिहार के चुनाव का रिजल्ट भी देखा था, हम पहली मर्तबा लड़े थे, हमारे 5 एमएलए जीतकर वहां पर आए। महाराष्ट्र के अंदर हम लड़े पहली मर्तबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें हमारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आया। वो बात आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन से जो प्रैक्टिकल बात ये है, प्रैक्टिकल बात यह है, आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा की कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ लेंगे? आप 20 सीट लड़ लेंगे, आप 50 सीट लड़ लेंगे? मेरा सवाल आपसे यह है, इस वक्त देश के अंदर किसी एक धारा को तो चुनना पड़ेगा ना। विपक्ष के अंदर वो कौन सी एक पार्टी है जिसका पूरे देश के अंदर एक बेस हो? वो कौन सी एक पार्टी है जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विपक्ष में बन सकती है? क्या वो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और आपको दिखाई देती है? क्या राहुल गांधी नेचुरल चॉइस नहीं होने चाहिए विपक्षी, कम से कम विपक्ष के उम्मीदवार के? नहीं, देखिए सौरभ भाई, कांग्रेस तो थी ना इतने सालों से, 75 साल से तो मेन मेजोरिटी पार्टी तो वही थी ना, कांग्रेस ही सबसे बड़ी नेशनल पार्टी वही है। मगर फिर भी आज मैं बात करूंगा अगर माइनॉरिटी की, खासतौर से अगर मुसलमानों की मैं बात करूं, तो मुसलमान सवाल कर रहे हैं कि बताइए आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट? सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशन में बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और ये वारिस पठान तो नहीं बोलता है, ये तो कमेटी के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, जो दर्शाता है कि देश का मुसलमान जो है आज पिछड़ा हुआ वर्ग है। अब तो हमारे दलित भाइयों से भी हम पीछे चले गए। तो इतने साल से आप थे, क्यों आपको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए? आप खुद बोलते हैं कि हमको हमारे सिवा कहीं जाएंगे नहीं। ये इनका अहंकार है कि हमको मुसलमान वोट देगा ही नहीं। साहब, कैलेंडर बदल गए, जमाना बदल गया, लोगों के विचार बदल गए। अब ये हक की लड़ाई की बात है, लोगों को अपना हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, उनको भी इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनको आगे आना है, हमको भी कांधे से कांधा मिलाकर देश की राजनीति के अंदर हमारा हिस्सा चाहिए।
तो ये चीज लोग समझ रहे हैं और माइनॉरिटी खास तौर से ये देख रहा है, जिसको कांग्रेस ने अपना वोट बैंक समझ लिया कि नहीं, ये कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, आज आप ये कह रहे हैं कि एंटी मोदी वोट में जो सबसे वोकल वोट माना जाता है माइनॉरिटी वोट, दुनिया जो मान के चलती है कि ये वोट तो मोदी के खिलाफ है ही, मुसलमानों का वोट, उसको भी कांग्रेस पार्टी फॉर ग्रांटेड लेकर के न चले इस 2024 के चुनाव में, वो अब कांग्रेस से तंग आ चुका है, कांग्रेस को अपना विकल्प मानना बंद कर चुका है। रोहन गुप्ता जी। सौरभ जी देखिए, ये आज आपकी डिबेट में जो हम देख रहे हैं, आज से नहीं चल रहा है, ये आजादी के पहले से चल रहा है। कोई मुसलमानों की बात करता है, कोई हिंदू की बात, हम तो देश की बात करते हैं। और आप देखिए, जो अभी ओवैसी जी की पार्टी है, जो चुनाव हुए गुजरात में, वो अपना रोल पॉलिटिकल टूरिज्म खत्म करके चले गए, 2-4 सीट में नुकसान करके चले गए, क्योंकि वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और आज जो भाजपा जो तथाकथित हिंदुत्व की बात करी है, कश्मीरी पंडित जब मरते हैं तो भाजपा को हिंदुत्व याद नहीं आता है। पर मुद्दा क्या है सौरभ जी, पूरे देश की जनता जानती है कि सिर्फ कांग्रेस एकमात्र ये पार्टी है जो देश की बात करती है। इनको जब मौका मिलेगा ना, ये मिलकर सरकार बनाएंगे। जब आजादी के पहले मुस्लिम लीग और आरएसएस ने मिलकर, हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो सत्ता में आने के लिए जो इनके वादे हैं वो अलग हैं। और भाजपा कहती है कि हम मुस्लिम वाली पार्टी है, ओवैसी जी कहते हैं हमने मुसलमानों को अन्याय किया। तो ये ए टीम और बी टीम ही तय कर लें कि क्या है कांग्रेस का स्टैंड, हम फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये तो यूपीए का हिस्सा रहे, हकीकत है। भाजपा को जब लगता है असद ओवैसी तो यूपीए का हिस्सा रहे, कांग्रेस को नहीं हरा सकते हैं, तो ए बी सी डी सारी टीम को उतार के ले आएंगे। रोहन गुप्ता जी, ये तो यूपीए अलायंस का हिस्सा रहे हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। मेरे पुराने साथी ने, सुनिए, मेरे पुराने साथी ने अभी बात की, भाजपा का पूरा इतिहास 8 साल का गिनवाया। मैं आपको उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अतीत जो आप बता रहे हैं और भविष्य बदल रहा है, ये जो जमीन सरक रही है, आपने एक जो वर्ड यूज किया दरबारी, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी हम पार्टी भी चेंज करें तो मुझे नहीं लगता है कि उस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता देखती। आपके मतभेद हो सकते हैं, बट जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिवली हमको बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पार्टी सक्सेसफुल हो रही है। और आज जो बौखलाहट हम देख रहे हैं, वो ओवैसी में हो या भाजपा में हो, इसीलिए कि इन दोनों का जो एजेंडा है, जो धर्म की बात करने का, जाति की बात करने का, जिससे मुख्य मुद्दों पर से ध्यान पड़, आज ओवैसी जी को अटैक क्यों करना पड़ा? उनकी मजबूरी हो गई थी, उनको लगा ये तो प्यार फैल रहा है। जिस उद्देश्य से भाजपा ने हमको छोड़ा है, अरे वो तो हम लोग विफल साबित हो रहे हैं। अच्छा, जाके राहुल जी को अटैक करो, क्यों करना पड़ा? ये मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जैसे ही शांति फैलना चालू हो जाता है, ये लोग अपने राहुल जी प्यार शांति फैला रहे हैं, इसलिए ओवैसी और भाजपा दोनों एक साथ भड़क उठे। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, यहां पर जवाब देना चाह रहे हैं आपको शेरगिल साहब भी। एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के चुनाव की तैयारी में कितना फायदा राहुल गांधी को मिलने जा रहा है। जिन लोगों को साथ लाने की तैयारी है, क्या उनको कोई फायदा नजर आता है राहुल गांधी के साथ जुड़ने में? जल्द लौटते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के बाद जिन नेताओं को न्योता दिया गया है, में से कितने लोग राहुल गांधी की इस मुहिम के साथ जुड़ने जा रहे हैं और कितने लोग साथ निभाएंगे 2024 के चुनाव तक। इसमें से एक बहुत अहम कड़ी आज टूट गई जब अखिलेश यादव ने कह दिया कि राहुल गांधी की राह अलग है, उनके मुद्दे, उनके सिद्धांत अलग हैं, हमारी पार्टी का दृष्टिकोण अलग है, हम इस पदयात्रा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कह दिया है। और यहीं से अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी जो विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं और खुद उनके नेता भी बनना चाहते हैं जाहिर तौर पर, वो इसमें कामयाब होंगे तो आखिर कैसे होंगे? जयवीर शेरगिल साहब, साथियों की बात चली है, अगर आपके पुराने साथी रोहन गुप्ता जी बैठे हैं, उनकी बात का आप जवाब भी देना चाहें दीजिएगा, लेकिन इनके पास तो फिर भी नाम गिनाने के लिए काफी हैं। डीएमके है, लेफ्ट है, जेडीएस है, उद्धव ठाकरे हैं, आरजेडी, जेडीयू, तमाम कई सारे लोग हैं। आपके पास तो मैं आज बैठा कि देखें एनडीए में कौन कौन बाकी है, तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट शिवसेना और उनके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके और नॉर्थ ईस्ट के जो आपके पार्टनर्स हैं, उनके अलावा किसी बड़े राज्य में कोई और ऐसा दल नहीं है जो इस वक्त एनडीए का साथी बाकी रह गया हो। अगर आपको सहयोगियों की जरूरत पड़ती है 2024 में, तो वो कहां से आएंगे? सौरभ जी, पिछले आधे घंटे से एएमआईएम के प्रवक्ता और मेरे मित्र रोहन एक बात दोहरा रहे हैं बार बार, देश का माहौल बदल रहा है, देश का माहौल बदल रहा है, नफरत है, माहौल बदल रहा है। सबसे पहले कुछ आंकड़े ऑब्जेक्टिवली, जैसे रोहन ने कहा, रखने चाहिए। मेरे हाथ में इंडिया टीवी, आपके ही चैनल का एक सर्वे है 30 जुलाई 2022 का। मैं इसकी हेडलाइन पढ़ देता हूं, सीक्रेट बिहाइंड मोदीज पॉपुलैरिटी। इस सर्वे के तहत भाजपा 300 तकरीबन 26 सीटें
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 39 सीटें लाएगी सन 2024 में। उसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में, मजबूत लीडरशिप में, सही नीति में, स्पष्ट नीति में, जनहित, लोकहित जो नीतियां हैं वो देश की तकदीर और तस्वीर बदल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो तुष्टीकरण वाली सोच है, उलझन से लदी लीडरशिप है, उसकी वजह से कांग्रेस की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। अभी रोहन जी कह देंगे ना कि तब तक तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल बदल गया। नहीं, तभी देखिए, मैं पेशे से वकील भी हूं, अपने जो ऑपोजिट साइड का है उसकी मैं चाल पहले समझने की कोशिश करता हूं। आपका एक और सर्वे आया है, एक और रिपोर्ट आई है अभी दिसंबर सन 2022 में। उसके तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी, वर्ल्ड पॉपुलैरिटी की रेटिंग 75% हो गई है। विश्व पटल में नंबर 1 नेता पे उनको पॉपुलर रैंकिंग मिली है। पहली बात ये दिसंबर की है। दूसरी, 3 नवंबर एक डेट आप सभी को याद होगी और रोहन जी को भी याद होगी। 7 उपचुनाव हुए थे इस देश में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। तेलंगाना की जो सीट कभी ये 37,000 वोट पे जीतते थे, वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे जो लड़े आदमपुर में, वो सीट जो कभी कांग्रेस के पास होती थी, वो जमानत जब्त होगी। 7 उपचुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। सन 2022 में 7 राज्यों का चुनाव हुआ है और उसमें से कांग्रेस का खाता 1 में खुला है। यह सत्य है, ये कोई अतीत नहीं है, सन 1960 नहीं, 2022 की मैं बात बता रहा हूं। आज हो गया है कि आज तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, और इस बात का तुमको फिर भी यकीन नहीं। आज कांग्रेस, देखिए 2 रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की लीडरशिप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी जो सबसे जल्दी सिमटने का और सुकड़ने का रिकॉर्ड बना रही है। अब मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर आप लगभग 100% अंक हासिल किए हुए हैं, 14 में भी और 19 में भी, यूपी में, बिहार में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम राज्यों के अंदर। अब बहुत सारे विश्लेषकों का यह कहना है कि यह परफॉर्मेंस तीसरे चुनाव में रिपीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, हो कुछ भी सकता है। तो अगर सहयोगियों की नौबत आई तो वो कौन लोग हैं जो आपका साथ देंगे? जो थे वो तो चले गए। सौरभ जी, सबसे पहले भाजपा में कांग्रेस की तरह अहंकार नहीं है। सर झुका के, आपने देखा होगा, मैं आपका उत्तर देने वाला हूं स्पष्ट आंकड़ों के साथ। मई 2022 और अब ये दोनों बयान है। राहुल जी ने अपने ही विपक्षी दलों पे वार किया, कहा कोई भी राष्ट्रीय दल भाजपा को टक्कर नहीं दे सकता, सपा के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, केवल मैं और मैं मतलब कांग्रेस पार्टी है। अपने ही उन पे वार किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र हित में मुकाबले में विश्वास रखती है कि कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी रहे। आज कल की जन्मी पार्टी इनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है आम आदमी पार्टी, उनसे एक राज्य कम में अब उनकी सीट है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि वो पूरी मजबूती से अपने बल पे चुनाव लड़े। जो घर घर विकास का संदेश है मोदी जी का, हम हर दल का हाथ जोड़ के समर्थन करते हैं, पर हमें हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। 2024 में फिर से कमल का फूल खिलेगा। चलिए ठीक, एक बार प्रदीप जी का इस पर मैं उनकी राय जरूर जानना चाहता हूं। प्रदीप जी, 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो अहंकार की बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी अहंकारी पार्टी है, जो साथी थे वो छोड़ के चले गए, जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं आएगा, ये अक्सर लोग कहते हुए सुनाई दे जाते हैं। राहुल गांधी के लिए भी लोग कई बार ये कहते हैं राहुल गांधी में भी बहुत अहम है, वो भी अपने सिर्फ अपनी को ऊपर रखना चाहते हैं, वो उनकी नजर में उनके सिवाय कोई और नहीं है जो विपक्ष को लीड कर सकता है। लेकिन क्या वाकई में और दलों का, इन दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास जाना ये सहज है? नहीं, देखिए, निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है। आप अगर ताकत की स्थिति में है, स्ट्रेंथ की स्थिति में है, तो आपको एलाइज की कम जरूरत पड़ती है। अगर आप कमजोर हैं तो आपको एलाइज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। 3 एलाई जो है, बड़े दल की बात जो हो रही, बीजेपी को छोड़कर गए हैं। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और बादल गए हैं पंजाब। तो अब आप देखिए तीनों के जाने का कारण, उद्धव ठाकरे 2019 में बहुमत मिला इसको बीजेपी और शिवसेना को, बीजेपी को छोड़कर चले गए मुख्यमंत्री बनने के। उसके अलावा आप देखिए पंजाब में किसान जो आंदोलन चल रहा था उसके मुद्दे पर अकाली दल छोड़कर गया। नीतीश कुमार, फिर से उनको लगा कि उनकी मुख्यमंत्री पद की
पद उनका खतरे में हो सकता है, तो फिर से जो है महागठबंधन में चले गए। अब अगर मान लीजिए ये जो साथी थे इनकी सीटें कम हो जाती है, बीजेपी को जितनी मिली थी उतनी ही रहती है, जैसे महाराष्ट्र में 23 ही रहती है, वहां बिहार में 17 ही सीटें रहती है, पंजाब में 1 या 2 सीटें थी उतनी ही रहती हैं, तो भी 303 की टैली पर कोई असर नहीं पड़ता। एनडीए की टैली जरूर घट जाएगी, एक बात। दूसरा, बीजेपी को ज्यादा सीटें लड़ने का मौका मिलेगा। तीसरी बात जो आपने अपने वक्तव्य में कही थी बीच में कि जो भी पार्टियां विपक्ष की अगर कोई विपक्ष का गठबंधन बनाना चाहती हैं तो राहुल गांधी स्वाभाविक नेता है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के बिना कोई गठबंधन नहीं बन सकता। लेकिन समस्या वहां राहुल गांधी की लीडरशिप है। ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ चलने को तैयार है, काम करने को तैयार है, बशर्ते राहुल गांधी का नेतृत्व ना हो। तो कांग्रेस पार्टी तो इस बात को मानने वाली नहीं है, तो इसलिए ये बात ज्यादा बनने वाली नहीं। कोई गठबंधन अगर बनेगा तो चुनाव के बाद ही बनेगा। चुनाव के पहले गठबंधन बनने की मुझे कम से कम कोई संभावना नहीं नजर आती। 1-2 स्टेट को छोड़ दीजिए तो अलग बात। तीसरी और आखिरी बात कि कांग्रेस वहीं पर उसका संगठन बचा हुआ है जहां बीजेपी के और वो आमने सामने है, कोई तीसरी पार्टी नहीं। जिन राज्यों में तीसरी पार्टी है वो तीसरी पार्टी कांग्रेस का पूरा जो है जनाधार लेके चली गई। बीजेपी पूरा जनाधार कांग्रेस का नहीं ले पाई। अब आप चाहे आंध्र प्रदेश देखिए, तेलंगाना देखिए, आप तमिलनाडु देखिए, आप बंगाल देखिए, बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, इन सब राज्यों में कांग्रेस जो हाशिए पर गई है उसका वोट जो है रीजनल पार्टीज ले गई। तो और उन्हीं रीजनल पार्टीज को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मतलब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन ये बड़ा विरोधाभासी है प्रदीप जी। आपने कहा कि कांग्रेस वहीं सबसे ज्यादा उसका काडर मजबूत है जहां वो सीधी लड़ाई में है भाजपा में, और वहीं सबसे बुरी हार उसकी होती है। 95% के स्ट्राइक रेट से जीतती है भाजपा वहां पर। एक बार रोहन जी इस पर बोलना चाह रहे हैं। जी रोहन जी। नहीं, मुझे बोलने देखिए, मैं आता हूं इनकी बात आपके बात मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रवक्ता बात कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए जी। तो मुझे यह समझ में नहीं आता है सौरभ जी कि ये लोग हिमाचल क्यों भूल जाते हैं। हिमाचल एक ऐसा स्टेट जहां पे भाजपा के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट वहां से आते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां से आते हैं, जो अपनी सारी पार्लियामेंट सीट की सारी असेंबली हार जाते हैं। और ये ऐसा राज्य है जहां पे भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी और कांग्रेस जीत के आती है, और आप कहते हैं कि माहौल नहीं बदल रहा है। आपको मुबारक। और आपने सही कहा, देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको भाजपा ने ठगा नहीं है। आज उनका सबसे बड़ा अलाई कौन है? 4 जो निर्दलीय है एमपी, वो इनका सबसे बड़ा आधिकारिक अलाई है। तो सवाल तो भाजपा को पूछने चाहिए, और यही काम हो रहा है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है। जिस एजेंडा पे चुनाव लड़ा जा रहा है वो एजेंडा भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण जब खत्म हो जाएगा, वही डायरेक्ट फाइट में जब कांग्रेस पार्टी उभर के आएगी तब भाजपा को पता चलेगा कि जिस एनडीए के सारे दलों को उन्होंने भगा दिया, क्योंकि उन दलों को मालूम था कि अगर उनको अपना अस्तित्व टिकाना है तो भाजपा से दूर जाना है। ये उनकी मजबूरी हो गई थी भाजपा में। कोई भी दल ऐसा नहीं है आज भाजपा में क्यों नहीं टिक रहे हैं। आप बताइए, जहां पे हम लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, भाजपा में एक भी पार्टी नहीं टिक पाई है, क्योंकि भाजपा को कोएग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं मालूम है, उनको एक्सक्लूसिव पावर चाहिए। तो यही जो देश की, जो मैं कह रहा हूं कि जो माहौल बदल रहा है, जो हिमाचल में इसकी शुरुआत हुई है, जहां पे हमारी और भाजपा की डायरेक्ट फाइट थी, जहां पे उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जहां पे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, और भाजपा की बुरी हार हुई है। इससे बड़ी शुरुआत आप कह रहे हैं कि जहां आपकी और भाजपा की सीधी लड़ाई है वहीं पर भाजपा को हराएंगे और वहीं से हम पोल पोजीशन में आएंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वारिस साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप एक साथ उत्तर दीजिएगा शेरगिल साहब। वारिस जी बोलिए। देखिए, नहीं सौरभ भाई, मैं ये कह रहा था कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आइए हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़िए, हम हराएंगे बीजेपी को, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल भी सेट किया। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर जो 25 साल से बीजेपी शिवसेना का कैंडिडेट था, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको पहली मर्तबा हम चुनाव लड़े 2019 में, उसमें उसको हरा दिया। हम में ताकत है। अब ये कांग्रेस वाले ऐसी बात कर रहे हैं कि आए हम 2-3 सीटों के ऊपर हमने इनका डैमेज कर दिया, तो सुनिए, हम सिर्फ 13 सीटों पर लड़े, जिसमें 3 पर हमने हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों को भी टिकट दिया था। हाँ, यकीनन हमको कम वोट मिले, लोगों का मैंडेट है, सर आंखों के ऊपर है, आज हारे कल जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस तो पूरी के पूरी सीट पर लड़ी थी।
कांग्रेस पूरी सीट पर लड़ी, बीजेपी जीत गई वहां पर। इससे बता रहा हूं कांग्रेस में ताकत नहीं है हराने की, तो ये अपनी हार का टिकड़ा भी दूसरों के सर पे फोड़ देंगे, हमको फिर बी टीम बना देंगे, डी टीम बना देंगे। अरे सर, पहले अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए आप कि आप में कहां कमी है, कहां खोट है, क्यों आप नहीं हरा सकते बीजेपी को। आपका अहंकार, आपका इग्नोरेंस, आपका एरोगेंस जो है वो आपको लेकर डूब रहा है, तो दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हो आप जाकर। इसी तरह से काफी जगहों के ऊपर जहां हम नहीं भी लड़े ना सौरभ भाई, वहां पर कांग्रेस को मार खानी पड़ी, मगर टीम बी टीम हमको बना देंगे। अरे असल बी टीम आप लोग हो। मैं जो सौरभ भाई, मैं पहले सिटिंग एमएलए था, मैं एमएलए बना था बाईकल्ला से, मैं जीत कर आया, अच्छे खासे वोट से मैं जीत कर। मेरा जब 2019 का चुनाव आया, आप यकीन मानिए मेरे सामने बीजेपी, शिवसेना, एमएनएस, गीता गावली, अंडरवर्ल्ड डॉन सब खड़े हो गए थे, मैं खड़ा था। कांग्रेस आई वहां पे 16,000 वोट लेने की ताकत नहीं थी, मैं इन्होंने 16,000 वोट लिया और मैं हार गया। तो मुझे हराया किसी ने? कांग्रेस ने। मैं तो वहां पे सिटिंग एमएलए था ना। अगर आपको सेक्युलरिज्म की इतनी परवाह थी तो आते मेरे साथ। मैं तो लड़ रहा था ना बीजेपी और सेना से, मैंने तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। मैं तो 34,000 वोट पे पहुंच गया। आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस दावा कर रही है कि डायरेक्ट फाइट में बीजेपी को हराएगी, जब हार जाते हैं तो कहते तो अपनी गलती नहीं मानते कि हम हारे, ये बहाना खोजते हैं दूसरी पार्टी के ऊपर। ठीक है, एक बात जी शेरगिल साहब, आपको शेरगिल जी थोड़ा शॉर्ट में समेटनी पड़ेगी अपनी बात। असल बी टीम बीजेपी की यही है। मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। रोहन जी की बात सुन के वो कहावत याद, डूबते को तिनके का सहारा। यही फर्क है। आज कांग्रेस अभी भी हिमाचल के जश्न से बाहर नहीं आई और भाजपा आज भी अधिक चुनाव जीत के पूरी तरह जुटी हुई है कि 2024 या क्यों हिमाचल हारे उसमें व्यस्त है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, देश देख रहा है, एक तरफ राजनीति है कि पांडवों ने नोटबंदी क्यों नहीं की, दाढ़ी क्या है, टी शर्ट क्या है, हम जॉर्ज पुनिया जो भारत के खिलाफ होता है कैसे मिलेंगे, जो चीन ने हमारे सैनिकों को कैसे पीटा वो बोलेंगे। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहुंचा रहे हैं, जो 12 करोड़ किसानों की मदद कर रहे हैं, जो 48 करोड़ जनधन खाते खुल रहे हैं, जो 18,000 गांव में बिजली पहुंची है, जो सीधा सीधा करोड़ों लोगों को जिसका फायदा हुआ है, उसकी राजनीति है। तो हमें अपना विकास का मॉडल स्वीकार, इनको कांग्रेस को अहंकार और विनाश का मॉडल स्वीकार। 2024 में भाजपा रिकॉर्ड बनाएगी अधिकतर सीटों का, कांग्रेस रिकॉर्ड बनाएगी सबसे कम सीटों का, ये आप देख लीजिए। देखते हैं। चले, बहुत धन्यवाद लेकिन आप लोगों को आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जयवीर शेरगिल जी, रोहन जी, वारिस पठान जी, प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुरुक्षेत्र की बहस में आज इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।